हेलो ऑल, वेलकम टू द चैनल। सो आज अपन डिस्कस करेंगे चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स। देखो, अभी तक अपन ने मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देखा था। अब देखेंगे जी किस तरीके से अगर एक बेसिस से दूसरी बेसिस के अंदर अगर जाना है तो उसके लिए क्या मेथड है। अपन चेंज ऑफ बेसिस की बात कर रहे हैं, मैट्रिक्स की, मतलब एक बेसिस मैट्रिक्स से दूसरे बेसिक मैट्रिक्स पे जाने का तरीका। सो देखो, अगर कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वी ओवर एफ से डब्ल्यू ओवर एफ, और लेट अपन ने करा है क्या कि डायमेंशन ऑफ वी ओवर एफ एन है और डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू ओवर एफ भी एन है, राइट। और बीटा वन एक बेसिस है, वी वन वी टू वी थ्री अप टू वी एन, राइट। और बीटा टू एक बेसिस है, डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू डब्ल्यू थ्री और डब्ल्यू एन। और ये देखो, ये बेसिकली क्या है, दो ऑर्डर्ड बेसिस है। कैसी बेसिस है? ऑर्डर्ड, तो मतलब ऑर्डर्ड एलिमेंट जो है वो ऑर्डर्ड फॉर्म में जमे हुए हैं, राइट। ऑर्डर्ड बेसिस है, ऑर्डर्ड बेसिस, राइट। तो देखो, चेंज ऑफ बेसिस, बेसिकली चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स, चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स फ्रॉम बेसिस बीटा वन टू बीटा टू, बीटा वन से बीटा टू में बेसिस का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे डिनोट करेंगे? पी से, सच डेट पी इक्वल टू डब्ल्यू वन का कोऑर्डिनेट मैप बीटा वन के साथ में, कॉमा डब्ल्यू टू का कोऑर्डिनेट मैप बीटा टू के साथ में, एंड सो ऑन डब्ल्यू एन का कोऑर्डिनेट मैप बीटा वन के साथ में, राइट। सो एंड ये था एन क्रॉस एन की ऑर्डर्ड मैट्रिक्स, राइट। तो कोऑर्डिनेट क्या है बेसिकली, किसके रेस्पेक्ट में? जो कोऑर्डिनेट मैप है, अपन ने पढ़ा है कोऑर्डिनेट मैप पिछले लेक्चर के अंदर। तो कोऑर्डिनेट मैप किसके रेस्पेक्ट में? कोऑर्डिनेट ऑफ डब्ल्यू वन विथ रेस्पेक्ट टू बेसिस बीटा वन, बेसिस बीटा वन के रेस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट मैप। तो देखो, अपन ने पिछली क्लास के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, उससे अपन इजीली बोल सकते हैं कि जो पी है वो इन्वर्टेबल है, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, राइट। पी इन्वर्टेबल है, तो जाहिर सी बात है कि पी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा और वो बराबर है सपोज क्यू के। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगी? रिवर्स। मतलब अपन ने अभी क्या पढ़ा? चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स विथ रेस्पेक्ट फ्रॉम बीटा वन टू बीटा टू, और ये हो जाएगी बीटा टू से बीटा वन। चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स फ्रॉम बीटा टू टू बीटा वन, राइट। अब देखो, एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज आर एन लिया, तो मुझे पता है कि आर एन की बीटा वन बेसिस कैसी होगी? ई वन ई टू ई थ्री अप टू ई एन, जहाँ पे आई एट टपल क्या है? वन है, बाकी सब ज़ीरो है, राइट। सो आई एट टपल वन है, बाकी सब ज़ीरो है, राइट। तो इसके एलिमेंट कुछ इस तरीके होंगे, राइट, राइट, इस तरीके एलिमेंट्स होंगे। सॉरी, तो देखो बीटा वन, ठीक है। सो बीटा वन ये है आर एन की केस में, और सपोज मैंने बीटा टू ली, दूसरी बेसिस आर एन की। वो बेसिस तो कैसी होती है? बेसिस इज नॉट यूनिक ना, पर रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक। सो अपन दूसरी बेसिस कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, राइट। तो मैंने बेसिस ली ए वन वन ए टू वन ए एन वन, ठीक है। दूसरा एलिमेंट लिया ए वन टू ए टू टू ए एन टू, राइट। और फाइनल एलिमेंट लिया ए वन एन ए टू एन ए एन एन, इस तरीके से। सो देखो, तो मेरी मैट्रिक्स क्या बनी? मेरी मैट्रिक्स बनी, देखना ध्यान से, ए वन वन फर्स्ट रो, ए टू वन ए एन वन, ए वन टू
A22 AN2, right, and so on, A1N A2N ANN। ये मेरी मैट्रिक्स बन गई n क्रॉस n की। अब देखो, और ये मैट्रिक्स क्या बनी, बीटा टू से बीटा वन। देखो बीटा वन मैट्रिक्स, बीटा वन बेसिकली क्या बेसिस थी, ये वाली, और बीटा टू ये वाली। सो बीटा टू से बीटा वन, बीटा टू से बीटा वन। अब देखो एग्जांपल, अपन और एग्जांपल देखेंगे। वेट, ओके, वेट अ मिनट। ओके, सो लेट अस सी द एग्जांपल। एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल बीटा वन, सपोज बीटा वन है 10 0 1, राइट, और बीटा टू है, मैंने बीटा वन मैंने आर टू की स्टैंडर्ड बेसिस ली है, ठीक है ना, और बीटा टू क्या है 1,1 2,7, राइट। सो देखो इसकी मैट्रिक्स कैसे बनेगी, P फ्रॉम बीटा वन टू बीटा टू। तो देखो कोऑर्डिनेट मैप, तो 1 1, कोऑर्डिनेट मैप क्या बनेंगे 1 1 बीटा टू 2 7, राइट। अब कोई मुझे बोले कि अगर मुझे इसका इन्वर्स निकाल के दो, P इन्वर्स, जो कि होगी बीटा टू से बीटा वन, तो उस केस में क्या होगा ना कि ये 1 1 2 7 का इन्वर्स हो जाएगा। और इन्वर्स मैट्रिक्स बेसिकली क्या होगी 1/5 और फिर को फैक्टर का एडजॉइंट, है ना। तो मतलब 7 -2 -1 1, ये बन जाएगी मेरी इन्वर्स मैट्रिक्स, राइट। अब देखो एक थ्योरम, थ्योरम में लेट डायमेंशन ऑफ V over F n with बीटा वन एंड बीटा टू भी टू ऑर्डर्ड बेसिस। ये दोनों ऑर्डर्ड बेसिस है, दो ऑर्डर्ड बेसिस किसकी है, V ओवर F की है। अब देखो देन कोऑर्डिनेट मैप ऑफ बीटा वन इज इक्वल टू P टाइम्स ऑफ कोऑर्डिनेट मैप ऑफ बीटा टू, जहाँ पे P जो है ना अपना, वो बेसिकली क्या है, चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स है। P अपना चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स है, कहाँ से, बीटा वन से बीटा टू, अपन ने पढ़ा है, राइट। तो देखो सिमिलरली उसी केस में मैं लिख सकता हूँ V ऑफ बीटा टू। अगर मुझे बीटा टू को बोले जाए तो मैं दूंगा Q टाइम्स ऑफ V ऑफ बीटा वन, राइट, जहाँ पे Q बेसिकली चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स है, चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स फ्रॉम बीटा टू टू बीटा वन, बीटा टू से बीटा वन, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम थी। अब देखो ऐसे एग्जांपल समझते हैं, एक अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, देखो सपोज डेट x एंड y एक्सिस इन R2, x और y एक्सिस है R2 में। देखो ध्यान से देखना, उसको अपन ने रोटेट करा है, कैसे, घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज उसको रोटेट करा है विथ एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, 45 डिग्री एंगल से, सो डैट
द न्यू एक्सिस, जो न्यू एक्सिस है इज डिफाइंड बाय y इक्वल टू x एंड न्यू, देखो जो न्यू x एक्सिस है अपनी, न्यू x एक्सिस है उसको इस तरीके से डिफाइन करा है, और जो न्यू y एक्सिस है ना उसको कुछ इस तरीके से डिफाइन करा है, y इक्वल टू माइनस एक्स, राइट। देन फाइंड फर्स्ट, फाइंड द न्यू बेसिस, अपने को नई बेसिस फाइंड करनी है राइट रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस। ये देखो रोटेट करा है देखो अपन ने, है ना, एक्सिस को, तो अपने को नई बेसिस फाइंड करनी है। दूसरा अपने को उसकी मैट्रिक्स फाइंड करनी है, जो चेंज ऑफ बेसिस हुई उसकी मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है, जो अपन ने अभी सीखा है, राइट। और तीसरा अपने को न्यू कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ 5 6 के न्यू कोऑर्डिनेट फाइंड करने R2 के अंदर, मतलब कि R2 के अंदर अगर 5 6 को लिया जाए और उसको रोटेट करा जाए काउंटर क्लॉकवाइज, तो उस केस में अंडर रोटेशन इसके न्यू कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, राइट, वो फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए भी अपने को ज़रूरत पड़ेगी थ्योरम की और चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स की। तो देखो कैसे, सिंपल है, अपने को पता है रोटेशन मैट्रिक्स क्या होती है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, राइट। सो इस रोटेशन मैट्रिक्स की मदद से मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने वैल्यूज़ निकाल ली बेसिस की, वेट, ये मेरी बन गई मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स को अगर मैं स्टैंडर्ड बेसिस के रेस्पेक्ट में निकालूं, तो देखो मुझे क्या करना है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो उस केस में क्या होगा, 1/√2 माइनस 1/√2 ज़ीरो और 1/√2। सो ये बनेगा मेरा फर्स्ट बेसिस एलिमेंट। और सिमिलरली अगर मैं स्टैंडर्ड बेसिस के रेस्पेक्ट में इसको निकालूं, इसको मैं निकालूं विद रेस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस, तो 0 1 से अगर मल्टीप्लाई करूं बेसिस को, मैट्रिक्स को सॉरी, तो उस केस में मेरे पास बनेगा -1/√2 और 1/√2, राइट। सो मेरे पास बीटा 2 जो है, मतलब नई बेसिस, न्यू बेसिस बीटा 2, बीटा 1 तो ऑलरेडी थी स्टैंडर्ड बेसिस, बीटा 2 जो नई बेसिस है वो बन गई 1/√2 1/√2 माइनस 1/√2 1/√2, राइट। सो ये मेरी बन गई स्टैंडर्ड बेसिस के रेस्पेक्ट में न्यू बेसिस। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, जो कि था चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स। तो देखो चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स क्या बना, बीटा 1 से बीटा 2, राइट। तो वो बन गया सिंपली मेरा रोटेशन मैट्रिक्स। रोटेशन मैट्रिक्स मेरा बन गया चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स फ्रॉम बीटा 1 टू बीटा 2। क्यों, क्योंकि अपन ने यही तो निकाला, न्यू बेसिस निकाल ली, और न्यू बेसिस से अपन ने मैट्रिक्स जो बने रोटेशन मैट्रिक्स, राइट। सो रोटेशन मैट्रिक्स अपनी जो है वो बेसिस मैट्रिक्स की बन गई बीटा 1 से बीटा 2। बीटा 1 जहाँ पे थी स्टैंडर्ड बेसिस 1 0 0 1, और न्यू बेसिस जो थी वो ये थी, उसके रेस्पेक्ट में बेसिस। अब बात करते हैं मैट्रिक्स, सॉरी, अब बात करते हैं 5 6 के रेस्पेक्ट में न्यू मैट्रिक्स। तो उसका तरीका ये था लिखने का विद रेस्पेक्ट टू बीटा 2, राइट। तो वो क्या था बेसिकली, बीटा 2 से बीटा 1, यानी पी इनवर्स ऑफ 5 6, राइट, 5 6। तो अब देखो पी इनवर्स मतलब क्या, जो अपनी चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स थी पी, उसका इनवर्स, मतलब 1/√2 माइनस 1/√2 1/√2 1/√2, इस मैट्रिक्स का इनवर्स और मल्टीप्लाइड बाय 5 6। तो देखो क्या बन गया, देखो ध्यान से,
ये बन गया 1/√2 1/√2 माइनस 1/√2 और 1/√2 कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, आई मीन टू से एडजॉइंट ट्रांसपोज, सॉरी एडजॉइंट निकाला, एडजॉइंट निकाल के कोफैक्टर मैट्रिक्स का एडजॉइंट से बेसिकली ट्रांसपोज होता है, तो एडजॉइंट कोफैक्टर निकाला और उसके ट्रांसपोज कर दिया, तो वो एडजॉइंट बन गया, एडजॉइंट निकाल दिया, एडजॉइंट ये आ गया और डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई, राइट, इन्वर्स में, और 5 6 से मल्टीप्लाई, सो ये बन गया 11/√2 11/√2 और 1/√2। सो ये बन गया मेरा नया कोऑर्डिनेट, नया कोऑर्डिनेट बन गया 5 6 विथ रेस्पेक्ट टू रोटेशन। ओके, सो अब देखते हैं कुछ और पॉइंट। देखो नेक्स्ट थ्योरम में अगर t है, सपोज v/f एक लीनियर ऑपरेटर है, राइट, सेम वेक्टर स्पेस पे, राइट, देन अगर β1 और β2 दो ऑर्डर्ड बेसिस है, किसकी ऑर्डर्ड बेसिस है, v/f की, राइट, तो उस केस में t ऑफ b1 जो होता है ना, वो क्या हो जाता है, p इनवर्स t ऑफ b2 p, राइट, इस फॉर्म में लिख सकते हैं बेसिस, चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स विद रेस्पेक्ट टू β1 को, राइट, क्यों, जहाँ पे p जो है वो चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स है, जहाँ पे p चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स है। तो देखो ये बेसिकली क्या है, एक निशानी है सिमिलर मैट्रिक्स की। तो अगर कोई पूछे आपसे कि सिमिलर मैट्रिक्स क्या होता है, तो अपन बोल सकते हैं कि सिमिलर मैट्रिक्स क्या होता है, सिमिलर मैट्रिक्स, तो देखो दो मैट्रिसेस A and B, two matrices A and B are said to be similar matrix, है ना, if there exist some invertible matrix P, अगर कोई इन्वर्टिबल मैट्रिक्स P एग्जिस्ट कर रही है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स P एग्जिस्ट कर रही है सच दैट जो मैं A है उसको लिख पा रहा हूँ P इनवर्स ऑफ BP, तो मैं बोल पाऊंगा कि A जो है वो B के सिमिलर है, और उसको डिनोट करते हैं कुछ इस वाले सिंबल से, राइट, ओके। अब देखो, अब बात करते हैं उसके डिटर्मिनेंट की, सिमिलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। सो देखो सिमिलर मैट्रिक्स जो होती है, सिमिलर मैट्रिसेस जो है उनके पास सेम डिटर्मिनेंट होता है, तो कोई दो मैट्रिक्स सिमिलर है तो उसका डिटर्मिनेंट सेम होगा, और ट्रेस भी। देखो कैसे, मैंने A लिया सिमिलर मैट्रिक्स से, तो मैंने लिखा P इनवर्स BP, राइट, मतलब ये सिमिलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिया, तो इसको लिख सकता हूँ मैं P इनवर्स का डिटर्मिनेंट इंटू B का डिटर्मिनेंट इंटू P का डिटर्मिनेंट, राइट, और P इनवर्स को P इनवर्स P वो आइडेंटिटी हो जाता है, तो इसका बराबर B आ जाएगा बेसिकली। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ B, राइट, इस तरीके से। और दूसरा पॉइंट देखो ट्रेस वाला, ट्रेस ऑफ A, तो ट्रेस ऑफ P इनवर्स BP, राइट, तो मैं उसको लिख सकता हूँ ट्रेस ऑफ, देखो ट्रेस करने पे मैट्रिक्स मल्टीप्लाई पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट, ट्रेस हमें सेम निकलेगा, तो मैं लिख सकता हूँ P इनवर्स PB, राइट, तो वो हो जाएगा ट्रेस ऑफ P। एक मिनट, यहाँ पे ये आएगा ट्रेस ऑफ B P इनवर्स P, तो ट्रेस ऑफ B के बराबर हो जाएगा ट्रेस ऑफ A, तो ट्रेस ऑफ A बराबर ट्रेस ऑफ B,
सो अपन ने शो कर दिया कि सिमिलर मैट्रिक्स के पास सेम डिटर्मिनेंट होता है और सेम ट्रेस होता है, राइट। अब देखो तो मतलब क्या हुआ कि डिटर्मिनेंट ऑफ, वेट, कि डिटर्मिनेंट सेम है, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, अगर कोई टी है सपोज, ट्रांसफॉर्मेशन v ओवर एफ से v ओवर एफ है, ये कोई लीनियर ऑपरेटर है, तो उस केस में मैं t का डिटर्मिनेंट निकालूं या फिर मैं चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स t विथ रेस्पेक्ट टू बीटा वन, बीटा, इसका अगर डिटर्मिनेंट निकालूं तो दोनों ही डिटर्मिनेंट जो है वो सेम आएंगे। देखो जहाँ पे बीटा जो है वो कोई भी स्टैंडर्ड बेसिस है, ऑर्डर्ड बेसिस, सॉरी स्टैंडर्ड बेसिस नहीं है, ऑर्डर्ड बेसिस है, ऑर्डर्ड बेसिस ऑफ वी ओवर एफ, वी ओवर एफ कोई भी ऑर्डर बेसिस बीटा है, राइट। और सिमिलरली जो ट्रेस है, ट्रेस का मैं टी का ट्रेस निकालूं और टी की मैट्रिक्स विद रेस्पेक्ट टू बीटा चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स का ट्रेस निकालूं तो दोनों ही वैल्यू सेम आएगी, जहाँ पे अगेन बीटा जो है वो एक ऑर्डर्ड बेसिस है, राइट। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये था फर्स्ट पॉइंट। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट क्या है, टू मैट्रिसेस आर सिमिलर, दो मैट्रिक्स सिमिलर होगी इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ, तब और तभी, कब, इफ दे रिप्रेजेंट सेम लीनियर ऑपरेटर, अगर वो सेम लीनियर ऑपरेटर को रिप्रेजेंट कर रही है तो वो सिमिलर होगी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं लिखने जा रहा हूँ अब वो है थर्ड पॉइंट, क्या, कि सिमिलर मैट्रिसेस हैव इक्विवेलेंस रिलेशन। अब पता है ना आपको कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। इक्विवेलेंस रिलेशन बेसिकली जब तीनों प्रॉपर्टीज़ मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, जब तीनों के तीनों सेटिस्फाई हो तो अपन बोलते हैं कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, राइट। देखो कौन कौन सी, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव कैसे, देखो मुझे पता है कि अगर दो मैट्रिक्स सिमिलर है तो मैं उसको लिख सकता हूँ आई इनवर्स ए आई, राइट। इसका मतलब है ए सिमिलर टू ए, मतलब रिफ्लेक्सिव तो होगी, राइट। सिंपल था। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। देखो सिमेट्रिक का मतलब होता है कि अगर ए बी के सिमिलर है तो बी भी ए के सिमिलर होगी। तो देखो मैं मान के चला कि ए बी के सिमिलर है, देन मैं ए को लिख सकता हूँ पी इनवर्स बी पी, राइट। अब अगर मैं पी का मल्टीप्लाई करूँ इधर तो मैं लिख सकता हूँ पी का मल्टीप्लाई करा तो बी, राइट, बी आ गया तो मतलब क्या हो गया, बी इज सिमिलर टू ए। मैंने प्रूफ कर दिया कि बी जो है वो ए के सिमिलर है, राइट। अब बात कर लेते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की जो कि है ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी तो देखो ट्रांजिटिविटी में क्या होता है ना कि अगर ए बी के सिमिलर है, बी सी के सिमिलर है तो ए सी के सिमिलर होना चाहिए। तो देखो अपन मान के चले क्या कि ए बी के सिमिलर है और बी सी के सिमिलर है। तो देखो मुझे पता है कि मैं ए को ले सकता हूँ पी इनवर्स बी पी और मैं बी को ले सकता हूँ क्यू इनवर्स सी क्यू, राइट। सो ए को लिखा मैंने क्या, बी के फॉर्म में, राइट। तो पी इनवर्स और बी क्या है, क्यू इनवर्स सी क्यू और पी, राइट। तो इससे अब जब देखो अब जब प्रॉपर्टी खुलती है ना बच्चों तो ध्यान रखना हमेशा कि जब पी इनवर्स क्यू इनवर्स को है ना अपन ऐसे लिखते हैं क्यू पी इनवर्स, तो ये खुलेगा पी इनवर्स क्यू इनवर्स और इनटू सी इंटू क्यू पी, राइट। सो मतलब क्या हुआ कि ये ए जो है ना अपना ए सिमिलर टू सी आ गया, ए सिमिलर टू सी, तो अपन ने शो कर दिया देयरफॉर ये रिलेशन ऑफ सिमिलर मैट्रिक्स
जो है वो कैसी होती है, इक्विवेलेंस रिलेशन होती है, इक्विवेलेंस रिलेशन होती है, राइट। देखो नेक्स्ट क्लास में ना अपन चर्चा करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की। ओके सो देखो इसके अंदर है ना, अपन जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मैट्रिक्स, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, एक एचेलॉन फॉर्म। देखो एचेलॉन फॉर्म को एचेलन फॉर्म भी बोलते हैं और इक्वलन फॉर्म भी बोलते हैं, कई बुक्स के अंदर प्रोनाउंसिएशन वेरी करता है पर मोस्ट कॉमन प्रोनाउंसिएशन है एचेलन फॉर्म। ओके, फिर बात करते हैं, इसमें पढ़ेंगे रो स्पेस एंड कॉलम स्पेस को, और लास्ट में पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके सो टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू।